एक बंदा था ना, उसने किसी को कहा कि मेरे पास पैसा नहीं रहता, मैं पैसे वाला नहीं हूँ, कंगला सा हूँ। उसने कहा काम कर ले, गाड़ी पे पॉलिश कर, जूते पॉलिश कर, 8,000 रुपए कमा ले किसी तरह, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल चला जा, वहां जाके चाय का ऑर्डर देना, चाय का ऑर्डर दे के बैठ जाना और देखना लोगों को वहां कौन से लोग आते हैं। वो तो 8,000 की चाय, इससे बेहतर नहीं मैं 8,000 की पूरे महीने में दो दफा रोज चाय पी लूं। कहा यही तो तेरा दिमाग है कि तुझे समझ ही नहीं आ रही कि 8,000 की भी चाय होती है, और वहां जाके 8,000 की चाय पीने वाले लोग होते हैं सारे। उनका माइंड कैसा होता है, माइंड ही तो पढ़ना है। और इतनी गर्मी है, इतना पसीना है, पहले अपना नाम तो बताओ, क्या करते हो ये बताओ। इस दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन मखलूक अजनबी। अजनबी दूर कैसे होगी, पता कैसे होगी? अपने मतलब से मतलब रखो यार बस। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आजकल इंटरनेट और यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा लोग पलक झपकने में पैसा कमा रहे हैं, तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आया के जो डिग्रीज़ और स्किल्स होती हैं, क्या इनकी कोई वक़्त नहीं, ये इररिलेवेंट होंगी? जितनी इनकम का ये दावा करते हैं जाके उनके देख लें, पूछ लें। मैं दावा करता हूं उसकी 1/10 इनकम भी इनकी नहीं होगी। अपनी कमजोरियों को हर वक्त मुरम्मत करते रहो और अपनी कामयाबियों को और चमकाते रहो। लोगों के सामने कमजोरी का जिक्र न करना, वो तो पहले ही आपकी कमजोरियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अपना कोई लूप होल बता दोगे, रख रख कर मारेंगे आपको। हर वक्त अपनी कामयाबी और अपनी प्लस को देखकर खुद एतमाद होते रहो कि ये मुझ में प्लस है, ये मुझे प्लस है। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि मेरे लिए इंस्पायरेशन सिर्फ आप हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ कि आप दुनिया और आखिरत को दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। तो एज अ बिजनेसमैन मैं क्या हिकमत अमली अपनाऊँ कि दुनिया में भी काम कर सकूँ और आखिरत में भी अपने आप को बैलेंस लेके चल सकूँ, जिस तरह आप चलते हैं। जो कुछ आप कर रहे हैं ना, जो कुछ आप कर रहे हैं, ये याद रखे जिंदगी एक है, दो नहीं है। कि इस जिंदगी के अंदर मैं कमा लूं, उसमें नेकी कर लेंगे। एक ही जिंदगी में दोनों को यूं एडजस्ट करके चलना है कि बैलेंस रहे। मैंने कहना था कि हाउ टू बिल्ड अ टीम एज अ बिजनेस ओनर, कि हम किस तरह, जिस तरह आपके कैमरा मैन हैं सारे हैं, तो हम किस तरह बिल्ड करें अपनी को। ये जो सोशल मीडिया का काम है खास तौर पे, कि सारे काम कह रहे हो? सोशल मीडिया ऑनलाइन काम जो भी है बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। माफी फौरन। हाँ भाई, ऐसा कुछ भी नहीं हो। कारोबारी आदमी जहां मतलब देखेगा माफी मांग लेगा, गिर जाएगा। सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे कि हमारे दीन में भी है और हमारे उलमा इकराम भी कहते हैं कि बंदे को ना जल्दी से जल्दी 18, 19, 20 साल की उम्र में शादी करनी चाहिए। लेकिन जो जैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये जैसे कोई बंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जैसे मैं सीए का स्टूडेंट हूँ, तो 25-26 साल से पहले तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके बारे में कोई बताएंगे, गाइड करें तो कैसे पहले पॉसिबल है? करनी शादी होनी जल्दी चाहिए, मैं इसके हक में हूँ। और ऐसे दोस्त से बच के रहना, खुदा की कसम, ऐसे दोस्त को अपने पास ना आने देना। वो दोस्त जो आपको माँ बाप से बागी करता है। तो आप क्या समझते हैं कि कैसे उनको चाहिए कि बोर ना हो, और कम से कम उनको टाइम चाहिए कि वो कोई चीज़ सीखना है तो उनको टाइम लगाएं? देखिए, इसके लिए तो मार्क जकरबर्ग के साथ बैठना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा खुदा का वास्ता रीलें खत्म कर दें। सर मैं क्वेश्चन इसके कहा जाता है दुनिया में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एज एन इंजीनियर कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? एक बंदे ने सीएसएस टॉप किया, उससे पूछा आपने सीएसएस किया? कहता बड़ा आसान तरीका था। जब मैं गांव से निकल रहा था, मुझसे किसी ने कहा किधर जा रहा है, किधर जा रहा है? बोलूं किधर जा रहा है? उसने कहा मैं सीएसएस करने जा रहा हूँ। कहता वो इतना हंसा, हंसते हंसते गिर गया। उसकी हंसी ने मुझे सीएसएस टॉप करवाया। वो हंसता ना उस दिन, मैंने सीएसएस कभी टॉप नहीं करना था। हंसने वाले लोग रखो अपने इर्द गिर्द जो हंसे आप पे। इसे चैलेंज फ्यूल कहते हैं। कैसे हंस पड़ा यार वो आप पे? नहीं आप कर सकते, ऐसे कैसे हो सकता है? किसी मोटिवेशनल स्पीकर की आपको जरूरत नहीं है, ऐसे रख लो 2-4 साथ, बस जो हिलाते रहे आपको हिलाते रहे। कम्युनिकेशन, पुर एतमाद कम्युनिकेशन के लिए फार्मूला याद रखना, नाइस, NICE, नाइस। एक एथलीट के बारे में मैंने सुना कि वो चक्कर लगा रहा था, वर्ल्ड क्लास एथलीट था। चक्कर लगाते उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो गया। इतना दौड़ा। कहता कोच मैं गिर गया, मैं मर गया। कोच कहता आखिरी चक्कर जरूर लगाना है तूने। कहता मैं मर गया, मैं गिर गया। कहा मर जा, चक्कर आखिरी जरूर लगाना है तूने, मर जा, चक्कर आखिरी जरूर लगाना है। छोटी बात नहीं है, मुंह से खून गिर रहा है, भाग रहा है, मुंह से खून गिर रहा है। और जब उसे चक्कर लगाया, किसी ने पूछा कोच साहब दिमाग ठीक है, बंदा मर रहा है? कहता तुम्हें ये नहीं पता कि ये आखिरी चक्कर वो चक्कर है जिससे उसको वर्ल्ड चैंपियन बनाना है। 17 साल की उम्र में ना माँ बाप का बहुत प्रेशर होता है, और 26-27 साल की उम्र में दोस्तों का बड़ा प्रेशर होता है।
प्रेशर थोड़ा अजीब सा होता है। वो जो आपका दोस्त है ना, वो आएगा आपके अम्मी अब्बू से मिलने के लिए और आके बड़े अच्छे तरीके से हाथ मिलाएगा और क्या कहेगा कि मेरी ऑस्ट्रेलिया में जॉब हो चुकी है, 50 लाख का पैकेज है, बस आपसे दुआएं लेने के लिए आए। अब जब वो चला जाएगा तो आपके अम्मी अब्बू आपका जो पोस्टमार्टम करेंगे ना, आओ अभी तक यही रह गया, वो देख तेरे जितना ही बड़ा किया था, कहाँ पहुँच गया। अब उसका ये प्रेशर उस दोस्त का ही है, लेकिन वो अम्मी अब्बू के जरिए आ रहा है और वो फिर इंसान को कंफ्यूज करता है। और जब आप 30+ हो जाएंगे उस वक्त बीवी बच्चों का प्रेशर आएगा। ये प्रेशर भी बहुत ज़्यादा टफ होता है। तरबियत, औलाद, और वहाँ पे जाके इंसान को अंदाज़ा होता है कि स्टेबल लाइफ कितनी ज़रूरी है। ये बात याद रखिएगा कि ये जो दुनिया बनी हुई है ना, इसमें वक्त है, रिश्ते हैं, वाक़यात हैं। दुनिया के पास आपके तमाम मसाइल का हल मौजूद है। आपके जितने ख्वाब हैं उसकी ताबीरें भी मौजूद है। हर वो चीज़ जो आप सोचते हैं उसका सॉल्यूशन है, लेकिन दुनिया का नवाजने का अंदाज बड़ा पुरसरार है। वह हर एक को नहीं नवाजती। उसके लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि दुनिया अपने राज आपको बताए। जिसमें सबसे अहम तरीन वो मेहनत है, सख्त मेहनत। मिल रहा है मेहनत करो, नहीं मिल रहा मेहनत करो, थोड़ा मिल रहा है मेहनत करो, बहुत ज़्यादा मिल रहा है मेहनत करो। कुलिया यही है। पहले दिन से ज़मीन के ऊपर राज जो है ना वो यही है। वो जो आप चाह रहे हैं ना, जादू, छू करके तिजोरी भर जाए और छू करके मेरे YouTube के 10 लाख सब्सक्राइबर हो जाए, वो जादू इसी मेहनत में छुपा हुआ है। और हर उस काम में जिसको करने से आप जी चुरा रहे हैं उसमें ये जादू छुपा हुआ है। Remember, there is no big and there is no small. Each and everything counts. Every start counts. Every exit counts. Every leftover counts. कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है इस दुनिया में। हर चीज दूसरे से रिलेटेड है। आप आज सेब खाना शुरू करेंगे, कल वो सेब आपको एक्सरसाइज की तरफ ले जाएगा। एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, कल वो एक्सरसाइज आपको किसी और अच्छी हैबिट में ले जाएगी। मुझसे किसी ने सवाल किया कि जनाब डेली रूटीन में जो चीज़ें हमें बताई जाती हैं, एक तो यह कि 800 ग्राम वेजिटेबल और फ्रूट खाया जाए। दिस इज़ अ रिकमेंडेड इनटेक ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्रॉम WHO। डेली इनटेक आपका 800 ग्राम होना चाहिए। वैरायटी और प्लेंटी, सेब भी हो, उसमें केला भी हो, अंडा भी हो, गोश्त भी हो, क्योंकि जितना कुछ हमें चाहिए ना, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, फैट्स, फाइबर, ये एक जगह पर नहीं है, ये कुदरत ने मुख्तलिफ जगहों पर रखा है। सो यू नीड टू टेक प्लेंटी एंड वैरायटी। ये आप खाएंगे। आजकल जो शाम के वक्त आपका दिमाग सुन्न हो रहा है ना, काम की कंसंट्रेशन नहीं बढ़ रही, मज़ा नहीं आ रहा, उकताए उकताए से रहते हैं, अंधेरा भी आता है, खड़े हो तो चक्कर आते हैं, ये हबस की वजह से पसीना आ रहा है और आप पसीने को कंपनसेट नहीं कर रहे। पसीना पानी नहीं होता, इसमें नमकियात होते हैं। नमकियात गए, नमकियात ही आएंगे तो दोबारा आप ठीक होंगे। और नमकियात आने का तरीका है, एक ORS पकड़े, 4 ग्लास पानी में डालें, हिलाएं, 2 ग्लास पी लें, फिर मुझे आगे बताएं, एकदम सेट हो जाएंगे। ORS पीने को दिल नहीं करता कुछ लोगों का, उनके लिए क्या है, आप 7 अप की थोड़ी बोतल ले लें, उसमें नींबू डालें, नमक डालें, घरेलू ORS पी लें। If you will not compensate your electrolyte, you will never be active on your table. You will never be active on your laptop. You will try to sleep. अपना ब्लड प्रेशर चेक कर लो उस वक्त कितना गिरा होगा। तो नंबर 1 क्या, डेली इनटेक ऑफ योर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट, और कम से कम हफ्ते में 4 दफ़ा 20 मिनट की वॉक, एक्सरसाइज, ब्रिस्क वॉक जिसमें पसीना निकले। लेकिन हम ऐड करते हैं इसके साथ कि तीसरी चीज जो बहुत ज्यादा अहम है, खाना, एक्सरसाइज और रीडिंग। नेवर इग्नोर रीडिंग, डेली रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। योर डेली इनटेक ऑफ नॉलेज, डेली
कौन सा, कितना, ये मैनेज करें, इसको बजट बनाए इसका। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं दिन में 2-2 3-3 किताबें पढ़ लेते हैं। वो टेक्निक ऐसी है, ये पढ़ी जा सकती है, इतना वो मसला नहीं है इसका। तो मैंने आपसे अर्ज किया कि जो निज़ाम दुनिया का है उसमें अगर आप सख्त मेहनत करते हैं, इस्तकामत के साथ आगे जाते हैं, तो लाजमी आपको दुनिया नवाजती है, इसमें हो ही नहीं सकता। देखो यार मेरी बात सुनो, आप नौजवान हैं और यूथ टॉक्स में आए हैं, मुझे एक बात का जवाब दे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपकी जब विलादत हुई वालिद साहब मौजूद नहीं थे, कुछ अर्से के बाद वालिदा का भी विसाल हो गया, और जब आपने ऐलान नबूवत किया उस वक्त एकदम प्रेशर आया। वो लोग लाइन में खड़े होकर ना पत्थर मारा करते थे और गालियां निकालते थे। नाउ कैन यू इमेजिन दैट समबडी इज अब्यूजिंग, समबडी इज सेइंग बैड वर्ड्स लाइक अब्यूज। ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप दुकान में बैठे और कोई आपको गाली निकाल जाए, क्या करेंगे? कम से कम 3 नस्लों तक तो दंगा होगा, कम अज कम। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फेज को सहा, और फिर शेब अबी तालिब बाइकआउट, उस घराने का पूरे खानदान ने बाइकआउट कर दिया, और बाइकआउट लिखकर खाना काबा की दीवार पे लटका भी दिया। पहली शिक क्या थी? बनु हाशिम से शादी कोई नहीं करेगा। दूसरी, बनु हाशिम से खरीदो फरोख्त कोई नहीं करेगा। तीसरी, बनु हाशिम को खाना नहीं पहुंचाएगा। और उस घराने के बच्चे रात को शेब अबी तालिब के अंदर आंसुओं से रोते थे, पत्ते और चमड़ा उबाल कर खाते थे। नाउ जस्ट इमेजिन द लाइफ। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की गर्दन पे छुरी रखी नहीं थी, चला दी थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक कपड़ा 10 साल पहना उन्होंने, ऊनी कपड़ा था, जाते रहते थे, रास्ते में फल लगे होते थे, खा लेते थे, नींद आती थी, सो जाते थे। हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी आंख से अपने बेटों की शहादत देखी। समझ रहे हो ना कौन लोग हैं ये? आ रही समझ कौन है? अनमैचेबल पर्सनालिटीज। इतना बड़ा ये नाम है सारे के सारे। तो ये इनकी लाइफ स्टोरी सुनने के बाद मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दो, आपने किस तरह ये समझ लिया कि बगैर कुर्बानी, बगैर सख्त मेहनत, बगैर कोशिश के आपको तरक्की मिल जाएगी? ये वो हस्तियां हैं कि ये दुआ कर दे पहाड़ हट जाए अपनी जगह से। लाइफ देखिए कैसी स्ट्रगल वाली है। सोफे पे धसे बैठे हो, हाथ में रिमोट कंट्रोल है, कोला की बोतल इधर है, चिप्स है, और सोच रहे हो कि कामयाबी आएगी। लौटते लौटते पाओ के अंदर जनाब हमारे। हाउ इज इट पॉसिबल? रिमेंबर, पेन इज नॉट द हर्डल। तकलीफ ये रुकावट नहीं है, पेन इज ए रिमाइंडर। तकलीफ ये याद दहानी करा रही है, जो गोल सेट किए थे ठीक हो ना, याद है? पेन आ रही है, इसका मतलब तुम रास्ते में जा रहे हो, यू आर ऑन द ट्रैक। ठोकर उसी को लगती है तो चल रहा होता है, खड़े होकर ठोकर थोड़ी लगती है। तो ये जादू है, ये लेके जाओ। बीज बड़ा अच्छा है, जबरदस्त, मौसम साजगार है, खाद तो क्या ही कमाल है, लेकिन अगर किसान मेहनत नहीं करेगा सब बेकार है। मेहनत ये जरूरी है। कुदरत नवाजती ऐसे है। तो 1954 की मेहनत में और 2024 की मेहनत में फर्क है। नो, सख्त मेहनत वाला कुलिया बचपन में जब इतने बच्चे होते हैं ना, तब सख्त मेहनत चल जाती है। लेकिन अब आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जहां भी आप हैं, वहां सारे सख्त मेहनती है। तो फिर आप नुमाया कैसे होंगे? स्मार्ट वर्क। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्मार्ट वर्क? स्मार्ट वर्क की डेफिनेशन क्या है? स्मार्ट वर्क की डेफिनेशन ये है कि आपने काम को जल्दी, बहुत कम पैसों में और बेहतरीन अंदाज से करके दिखाना है। दिस इज स्मार्ट वर्क। एक मॉन्यूमेंट था, उसके ऊपर वो फेंट हो रहा था, उसका रंग जो था कम पड़ता जा रहा था। उन्होंने पूछा मुलाजमों से, क्या बात है, इसका रंग क्यों खराब हो रहा है? उन्होंने कहा जी रंग इसलिए खराब हो रहा है कि इसको सफाई करते हुए ना बहुत ज्यादा भारी केमिकल लगा रहे हैं, बड़ा सख्त केमिकल है। सख्त केमिकल क्यों लगा रहे हैं? इसके ऊपर जो कबूतर है ना वो गंद कर जाते हैं। कबूतर गंद क्यों कर जाते हैं? कबूतर ना यहाँ मकड़ियाँ होती हैं, उनको खाने के लिए आते हैं, तो फिर वो गंद कर जाते हैं। मकड़ियाँ क्यों आ रही हैं? वो मच्छर होते हैं, उनको खाने के लिए आ रहे हैं। मच्छर क्यों होते हैं? मच्छर इसलिए होते हैं कि रात को मॉन्यूमेंट को दिखाने के लिए ना लाइटें इस हिसाब से डाली जाती है कि मच्छर अट्रैक्ट हो जाते हैं। उन्होंने क्या किया? लाइटों की पोजीशन, फ्रीक्वेंसी थोड़ी चेंज कर दी, सारा काम हल हो गया। इसे कहते हैं वाई टेक्निक। पूछो क्यों?
क्यों 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 करते करते पहुंच गए ना. दिस इज स्मार्ट वर्क. दिस इज स्मार्ट वर्क. यू हैव टू डू द स्मार्ट वर्क. इफ यू विल नॉट डू द स्मार्ट वर्क, then what will happen? You will cut a sorry figure. मेरी उलमा से बात हो रही थी, यहाँ भी माशाल्लाह कुछ आलिम दीन जो पढ़ रहे हैं वो आए हुए हैं. कभी कभार ना आप सारे पढ़ रहे हैं, कोई ना कोई कोर्स कर रहे होंगे, BS में होंगे, इंटर में होंगे. कभी कभार आप ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर आपको लगता है ऐसा है कि आपकी ज़ात को वैल्यू नहीं दी जा रही. अब आजिज़ी का जितना मर्जी आप पहाड़ बन जाएं, आपको ये पता कि मेरी वैल्यू क्या है. और ये बात याद रखिएगा सारी ज़िंदगी, इंसान के जिस्म में ऐसे सेंसर्स फिट होते हैं, ऐसे सेंसर्स लगे होते हैं कि ये बंदा मेरी बेइज्जती कर रहा है या इज्जत कर रहा है 2 मिनट में पता चल जाता है. जैसे ATM है ना, ATM के अंदर से ख़राब नोट नहीं निकल सकता, उस पर सेंसर लगे होते हैं. ATM से सही नोट ही निकलेगा. और ATM में जो आवाज़ आ रही होती है ना, लगता है पैसे गिन रहा है अंदर कोई, वो रिकॉर्डिंग चल रही है. 2-3 सेकंड के लिए आपको ठीक बुद्धू बनाया हुआ उन्होंने. तो हर इंसान में सेंसर लगा हुआ है. ये मुझसे सेट है, ये मुझसे सेट नहीं है, पता चल जाता है ना. और अगर ऐसा बंदा आपको मिल जाए जो आपसे सेट हो, बांध के उसको घर ले आना, छोड़ना ना उसको, और बांधना भी उसी जंजीर से जिससे वो सेट है. कोई और जंजीर इस्तेमाल ना करना, क्योंकि इस दौर के अंदर कोई हमारे साथ सेट हो जाए ये बड़ा मुश्किल काम है. हमारी तबीयत के साथ सेट हो, हमारा अच्छा दोस्त हो, दिस इज वेरी डिफिकल्ट. तो जनाब कई इंसान के रवैये इस तरह के होते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया. अच्छा दोस्त बड़ी चीज़ होती है जो आपको इंस्पायर करे और जिसकी बातें सुन के आप आगे बढ़े. एंड्रयू कार्नेगी के बारे में मैंने पढ़ा, उसने ये तय किया था, अमेरिका की जो स्टील इंडस्ट्री है उसका एक बहुत बड़ा नाम है ये. उसने ये तय किया था कि अपने पहले ज़िंदगी का जो पहला हाफ है उसमें मैं कमाऊंगा और आखिरी हाफ में जितना मैंने कमाया मैं सारा दे दूंगा. उसने अपनी ज़िंदगी के पहले हाफ में $450 मिलियन कमाए. $450 मिलियन इज़ अ वेरी बिग अमाउंट. और अपनी ज़िंदगी के आखिरी 10 सालों में उसने ये सारे के सारे तकसीम कर दिए. मैं बड़ा इंस्पायर हुआ इसकी स्टोरी से. इतना पैसा कमाना ये आसान नहीं होता. पैसा कमाना रखना ये आसान नहीं, याद रखना. इट इज़ नॉट ईजी. आज किसी के पास पैसा है और काफ़ी देर तक पैसा रहता है, ये आसान नहीं है. सोच बनानी पड़ती है. बड़े पैसा रखने के लिए बड़ी सोच होती है. एक बंदा था ना, उसने किसी को कहा कि उसने मेरे पास पैसा नहीं रहता, मैं पैसे वाला नहीं हूँ, कंगला सा हूँ. उसने कहा काम कर ले, गाड़ी पे पॉलिश कर, जूते पॉलिश कर, 8,000 रुपये कमा ले किसी तरह, पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल चला जा, वहाँ जाके चाय का ऑर्डर देना, चाय का ऑर्डर दे के बैठ जाना और देखना लोगों को वहाँ कौन से लोग आते हैं. वो कहता 8,000 की चाय, इससे बेहतर नहीं मैं 8,000 की पूरे महीने में दो दफ़ा रोज़ चाय पी लूँ. कहा यही तो तेरा दिमाग है कि तुझे समझ ही नहीं आ रही कि 8,000 की भी चाय होती है. और वहाँ जाके 8,000 की चाय पीने वाले लोग होते हैं सारे. उनका माइंड कैसा होता है, माइंड ही तो पढ़ना है. ये ना एक फीलिंग होती है जॉय की. यकीन करें इंसान बना ऐसा है कि कभी कभार वो दूसरों के लिए वो काम कर जाता है जो अपने लिए नहीं कर रहा होता. और मैं आपको एक मशवरा दूंगा, अगर आप किसी मुश्किल में है, किसी स्ट्रगल में है और किसी मुश्किल के साथ आपका मुकाबला हो रहा है बहुत ज्यादा, आप निकल नहीं पा रहे, आप ऐसा बंदा ढूंढे जो उसी मुश्किल का शिकार है, जाए उसके पास, आपको उसकी मुश्किल का हल भी मिलेगा, अपनी मुश्किल का हल भी मिल जाएगा. करके देख ले. दिस इज ह्यूमन माइंड. ये चीज देखते रहे, कौन सी चीज आपको ऑन करती है, कौन सी चीज आपको ऑफ करती है. ये बड़ा अहम तरीन नुक्ता है. व्हाट ट्रिगर्स यू ऑन एंड व्हाट ट्रिगर्स यू ऑफ. जो चीज़ आपको ऑफ करती है उससे दूर हटे, जो चीज़ आपको ऑन करती है उसके करीब जाएं ज़्यादा से ज़्यादा. एक बंदा है, इसने 1,000 सर्जरीज की हैं दिमाग की, 1,000 सर्जरीज दिमाग की. इसने PhD भी की है न्यूरो साइंस में, ह्यूमन बिहेवियर के अंदर. साइकेट्रिस्ट भी है, काउंसलर भी है और बहुत बड़ा न्यूरो सर्जन है. दुनिया में इसका बड़ा नाम है. 100 से ज़्यादा किताबें सिर्फ रेडिट पर मौजूद है. इंसान की नफ्सियात पे किताबें लिखी हैं इसने. इससे पूछा गया ओपन TV शो में, ये बताओ कौन सा हुनर इंसान सीखे
कि उसका दिमाग सेट रहे? एक हुनर बता दो बस। इसका जवाब था 1000 ब्रेन सर्जरीज, MRIs, स्टडी, एवरीथिंग। इसका सिर्फ और सिर्फ इमोशनल रेगुलेशन, अपने जज्बात का कंट्रोल इंसान सीख ले। कौन सी बात किस अंदाज से कब करनी है, बस ओनली दिस वन। इसको सीखो। आपके दिमाग का थर्मोस्टेट आपके हाथ में है, हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। घर में कोई गम आ गया, कोई दुख आ गया, कोई सान्या आ गया, जिंदगी में कोई दुख आ गया, अब उसके फौरन बाद क्या करते हैं? ट्रेजिक सॉन्ग्स, ट्रेजिक ड्रामे, ट्रेजिक मूवियां, अंधोनाक, दर्दनाक, दुख वाले गाने सुन रहे हैं। जो ऐसा करेगा ना, खुदकुशी करेगा, खुदकुशी करेगा। और भाई जब बीमार हो जाते हैं उसके बाद एंटीबायोटिक खाते हैं कि जहर मजीद पी लेते हैं। वो एक वाकया हो गया था, उस वाकये के बाद खुश होने की कोशिश करो, उसको चेंज करो, और तुमने उसके ऊपर और चीजें डालना शुरू कर दी। अल्लाह की याद में दिलों का चैन है। अब जो जुमले बोलने लगाओ ना, दिल पे लिख के जाना। आज ये आज का टेक अवे जो जुमले में बोलने लगाऊं, अल्लाह की याद में दिलों का चैन है। क्योंकि जब दुनिया ठोकर मारती है ना, उस वक्त इंसान का दिल उस वक्त दुनिया से बेजार हो गया होता है। उसको दुनिया अच्छी नहीं लग रही होती, क्योंकि दुनिया से तो किक पड़ी है। और ये वो वक्त होता है कि जब दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं है, उस वक्त हक का बीज, सच का बीज बो दो दिल में, जमीन नरम हुई होती है। तुम उस वक्त जाके पता नहीं क्या क्या सुन रहे हो, वो बात घूमती 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 आंसू आ जाते हैं, मजीद आंसू आ जाते हैं। अगले दिन फिर क्या करते हो? इधर से रेफरेंस ढूंढते हो। जो बीमारी तुम्हें लगी है, उस बीमारी में 995 बंदे ठीक हुए थे, 5 बंदे मरे सिर्फ। तुम्हें वो 5 की लिस्ट याद है, 995 नहीं याद आ रहे। जिस इम्तिहान में तुम हारे हो, उस इम्तिहान के अंदर सब पास हो गए थे, बस तुम एक हारे हो। अब ढूंढोगे और कौन हारा था, ताकि दोनों मिलके बैठ के उस हार को इतना पकाएं कि वो डिश अब सारी साल जिंदगी खत्म ही नहीं हो रही, उसी डिश से दोनों खाई जा रहे हैं। वाह। और बात तो ऐसे होते हैं कि जिस काम में हाथ डाला, उस काम में दुनिया में एक बंदा जीता होता है सिर्फ, बाकी सारे हारे होते हैं, और वो उसे एक जीते के पीछे चल रहे होते हैं कि मैं भी जीत के दिखाऊंगा। जब किसी ने कोई काम कर लिया, आप क्यों नहीं कर सकते? हाउ इज इट पॉसिबल कि आप ना कर सके हो? जरूर करेंगे आप। तो बस इस दुनिया में कीमती तरीन चीज, मोस्ट प्रेशियस, 2 हैं सिर्फ। इस दुनिया की कीमती तरीन चीजें 2 हैं, एक सांसें और एक टाइम, बस। क्योंकि जो चीज दोबारा मिल जाए ना, वो इतनी कीमती नहीं होती। पैसा मिल जाता है, सांसें और टाइम नहीं मिलती। आज का दिन आप गुजार के चले जाएंगे, ये दिन आपको नहीं मिलेगा। अगर ये इस वक्त में आप कोई चीज़ पकड़ लें, कोई चीज़ ले जाएं, कोई चीज़ आपके दिल को लग जाए और जाकर उस पर अमल करें, सांसें और टाइम, इनकी कदर करना। बड़ी प्रिंटिंग प्रेस देखी दुनिया में, वो प्रिंटिंग प्रेस नोट छापती है, टाइम कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं छापती। इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, सांसें नहीं बना रहे हैं। Take care of each and every breath you take. Take care of each and every second you pass in this world. इसका बड़े एहतमाम से ख्याल रखना। वाकई इसका कोई मुतबादिल नहीं है। पैसा ज़रूरी है, हम ये नहीं कहते पैसा ज़रूरी नहीं है। और जो पैसे से पैसा बना रहा है, वो बंदा भी बड़ा ऐसा है कि उसके अंदर सोच है, वो बना सकता है। बिकॉज सक्सेस इज नॉट ए लॉटरी। सक्सेस लॉटरी की तरह नहीं होती, घर बैठे निकल आए, नंबर मैच किया, हाँ मेरी लॉटरी निकल आई। अच्छा, अगर निकल भी आए किसी की 1 करोड़ की लॉटरी, आप बोगे सक्सेसफुल तो है, ये करोड़ रुपया इसके पास है, रहेगा नहीं। 10 दिन के बाद फिर कंगला हो जाएगा। क्यों? पैसा एकदम आया एकदम जाएगा। मिडिल मैन की तो बात ही यही है, करोड़ रुपए की गाड़ी ले लेगा और गाड़ी लेके अपने घर के बाहर खड़ी कर देगा ताकि दुनिया देखे पैसा है मेरे पास। अपनी झोपड़ी छोड़ के गाड़ी में सो रहा होगा, दुनिया देखे ना। इन्वेस्ट करो, रिस्क लो। बड़ा बनना है कि बुढ़ा बनना है? बुढ़े तो बन ही जाओगे अगर चलते रहेगा तो। परसों चौथ में मिला, अक्सर औकात आप देखते हैं ना, छोटे छोटे बच्चे मिलते हैं, कुछ अरसे के बाद आप जाते हैं, दाढ़ियां आ गई होती हैं, बड़े हो गए होते हैं। हैरान ना हुआ करें, अगर वो जिंदा है तो ये तो होना ही था। पूछा करें कि क्या हाल है, दाढ़ी आ गई, इतना साल इस दुनिया में गुजर गया, क्या
ऐसा काम किया, कोई नुमाया काम किया तो मुझे बताओ, व्हाट यू हैव डन। बताने की जरूरत भी कभी कभार नहीं पड़ती, काम ही इतना बड़ा होता है। जी आए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आपसे, उसके बाद फिर आपके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अकीदा ख़त्म नबूवत से क्या मुराद है, कौन बताएगा? अकीदा ख़त्म नबूवत से मुराद है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और इतनी गर्मी है, इतना पसीना है, पहले अपना नाम तो बताओ, क्या करते हो ये बताओ। माई नेम इज़ मोहम्मद बिलाल, आई एम स्टडीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी फ्रॉम राइस प्राइमरी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी। माशाअल्लाह, बिलाल को तोहफा दे दे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लिख जाओ अपने दिल के अंदर ये अकीदा, क्या ख्याल है। ये बिलाल है ना, ये सीए कर रहे हैं, मेरा इनका सिर्फ इतना तारुफ है, अक्सर मैं देखता हूँ हमारे इज्तिमात में आते हैं। लेकिन एक बात मैं बताओ, जो मैंने कहा कि मुझे बताएं क्या है, कौन है आप। ये इस दुनिया की ना खतरनाक तरीन मखलूक पता कौन है? इस दुनिया की सबसे खतरनाक तरीन मखलूक अजनबी। क्या नाम है उसका? अजनबी। ये अजनबियत को दूर करना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल होता है। आप जाते हैं बॉस को सीवी देते हैं, बॉस अजनबियत को दूर करने के लिए कितने सवाल कर रहा होता है, पता चले ये है क्या, ये कौन है। और सबसे बड़ा अजनबी तो ट्रैफिक वार्डन के लिए वो मोटरसाइकिल वाला है, उसने पहले दिन उसको रोका है, चालान के लिए रोका, दोनों अजनबी हैं। ये जज ने किताब लिखी, जज ने, स्ट्रेंजर, वो कहता है जब मेरे पास आता ना मुजरिम, मेरे लिए तो अजनबी है, पहला दिन उसका खड़ा हुआ कटारे में आ गए, मैं उसकी आंखों को देख रहा हूँ, जानबूझ के ऐसे सवाल कर रहा हूँ कि उसके अंदर से कोई ऐसी बात निकले, मुझे अंदाजा हो सच्चा है, झूठा है, मुजरिम है, बेकसूर है, ऐसी बातें मैं कर रहा होता हूँ, उसे आंखों में झाँक रहा होता हूँ। अजनबी है। और ये जो कोटा में और एटॉमिक एनर्जी में जो मुलाजमत होती है, 100 साल लग जाता है किस में? अजनबियत दूर करने में। किसी को तजर्बा है इसका? सिक्योरिटी क्लियर हो रही है, सिक्योरिटी क्लियर हो रही है। अजनबियत। तो मुझसे किसी ने कहा हजरत आपने वजह तो मकसद वो मसला तो बता दिया, इसका हल बताया, अजनबियत दूर कैसे होगी? पता कैसे होगी? अपने मतलब से मतलब रखो यार, बस। वो जो आपसे मिला है, अब क्या आपको मतलब है उससे, क्यों मिल रहे हो, उससे मतलब से मतलब रखो। अजनबियत दूर करना कोई फर्ज वाजिब तो नहीं है आप पर, क्यों आया आपकी जिंदगी में वो, बस तय करो, खत्म। हाँ, वो जो आपका मतलब उसके साथ है, उस दौरान उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, थोड़ा स्कैन हो जाएगा। और जिस तरह उन्होंने इंट्रोडक्शन कराया, अच्छा इंट्रोडक्शन कराया, अंग्रेजी जबान में कराया, ये इंट्रोडक्शन बड़ा ज़रूरी है। हम सबको पता है क्या है, लेकिन स्कैटर्ड है, फैली हुई है, हम अपने आप का इंट्रोडक्शन सही तरीके से करवा नहीं सकते। और जब भी आप नौकरी पे जाएंगे, वो आपसे सबसे पहली बात ये करते हैं, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। दे हैव योर CV, बट इवन देन दे से इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। वो आपकी स्पीच चेक करना चाह रहा है, आपका कॉन्फिडेंस चेक करना चाह रहा है, उसके लिए आप कितने फायदेमंद है ये चेक करना चाह रहा है। और आप बिखरे हुए हैं, मैं ये हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। नो, दिस इज सिंपल स्ट्रेटेजी, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। बस आपका पास्ट क्या था, इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट क्या है, और आप फ्यूचर में क्या एम्बिशन रखते हैं, ये आपका इंट्रोडक्शन है। एवरीवेयर, हर जगह। खालू पूछे अमेरिका से आया पहली दफा, उसको भी ये इंट्रोडक्शन देना है। और कोलकाता पाम ऑलिव का CEO आपसे पूछे, उसको भी यही इंट्रोडक्शन देना है कि जी मैंने CA किया था, CA करने के बाद मैंने 2 साल तक इंटर्नशिप की, पास डन। दूसरे नंबर पे इस वक्त मैं फलां कंपनी के अंदर जॉब कर रहा हूं। नंबर 3, उसकी कंपनी से रिलेट करो कि मेरी ख्वाहिश ये है कि अब मैं आगे अपनी इस जॉब के अंदर फलां फलां कोर्स भी कर लूं और उसके साथ साथ आपकी कंपनी को सर्व करूं और मुल्क पाकिस्तान और हम सब के लिए कोशिश करूं। दिस इज डन ओनली। बी ब्रीफ इन योर इंट्रोडक्शन। अपनी कमजोरियों पे नजर रखो, अपनी कामयाबियों पे नजर रखो। अपनी कमजोरियों को हर वक्त मुरम्मत करते रहो और अपनी कामयाबियों को और चमकाते रहो। लोगों के सामने कमजोरी का जिक्र न करना, वो तो पहले ही आपकी कमजोरियां ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अपना कोई लूप होल बता दोगे, रख रख कर मारेंगे आपको। हर वक्त अपनी कामयाबी और अपनी प्लस को देखकर खुद एतमाद होते रहो कि ये मुझ में प्लस है, ये मुझ में प्लस है। अगला सवाल, गुस्ल के कितने फराइज है आता है आपको? जी नाम बताएं। मेरा नाम अवैस सादिक है। जी टोटल 4 हैं। 4 हैं। गुस्ल के 4 फराइज हैं। एक दफा सोच लें, वैसे हमारे पक्के आने वाले हैं, मैं चारों इन्हीं को तोहफा दिया जाए। नहीं 3 है। 3 हैं। वैसे भी इधर उधर से आई है। अच्छा, कौन कौन से हैं ये बताएं। पहले कुली करना,
ठीक है, उसके बाद नाक में पानी लाना, उसके बाद पूरा जिस्म। अवैस भाई का जवाब ठीक है जी, अवैस भाई को देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अब एक क्वेश्चन आपकी तरफ से, पहला सवाल जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असगर अफजल है, मैं एक सॉफ्टवेयर उसमें जॉब करता हूँ। सर मैं क्वेश्चन इसके कहा जाता है दुनिया में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो एज एन इंजीनियर कम्युनिकेशन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। लोगों के सामने पूरे एतमाद तरीके से अपने आप की कम्युनिकेशन किस तरह करनी है। अब सुना, आप इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, चार्ट अकाउंटेंट है, किसी भी फील्ड ऑफ लाइफ से ताल्लुक़ रखते हैं, लिसन हाउ टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली। हम इसको थोड़ी देर में मुकम्मल करेंगे। सबसे पहली बात ये याद रखें, अच्छा वो बात बताने से पहले मैं आपको एक, मुझे बात याद आ गई मार्केटिंग की। मार्केटर जो होता है ना, बड़ा अच्छा कम्युनिकेटर होता है ना। जितना अच्छा कम्युनिकेटर होगा उतना वो फंसा लेगा। एक जगह पे मार्केटिंग की एडवाइस ये दी गई कि जितना आपका मार्केटर बदतमीज होगा ना, उतनी आपकी चीज़ महंगी बेचेगा। मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी की रिसर्च थी, रिसर्च बड़ी मजबूत थी। मैंने तो आगे पढ़ा तो लिखा था कि ग्राहक दाखिल हुआ दुकान के अंदर, और जिस पर्स के पास वो गया, सेल्समैन आया, इधर ना है, ये बड़े महंगे पर्स हैं, आप इधर आ जाए। उसने कहा ऐसी तैसी, मैंने यही पर्स खरीदना है, इतने पैसे मेरी जेब में, इसने को कह दिया महंगे मैं नहीं खरीद सकता। ये दुनिया की बहुत नामवर किस्म की औरत है और बहुत ज़्यादा इसका पैसा और बड़ा नाम है। वो आई, उसको बड़ी इज्जत के साथ कहता है लेकिन ये पर्स आपकी दस्तरस से बाहर है। उधर ही खड़ी होगी, कहती मैंने ये लेके जाना, मैं इसको इसलिए छोड़ूंगी नहीं। ये भी कम्युनिकेशन का स्टाइल है कि आप किसी को उभार दे। आपकी ज़िंदगी में एक हंसने वाला होना ज़रूर चाहिए। एक बंदे ने CSS टॉप किया, उससे पूछा आपने CSS किया, कहता बड़ा आसान तरीका था। जब मैं गांव से निकल रहा था, मुझसे किसी ने कहा किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, बोलूँ किधर जा रहा है। उसने कहा मैं CSS करने जा रहा हूँ। कहता वो इतना हंसा, हंसते हंसते गिर गया। उसकी हंसी ने मुझे CSS टॉप करवाया। वो हंसता ना उस दिन, मैंने CSS कभी टॉप नहीं करना था। हंसने वाले लोग रखो अपने इर्द गिर्द, जो हंसे आप पे। इसे चैलेंज फ्यूल कहते हैं। कैसे हंस पड़ा यार वो आप पे, नहीं आप कर सकते, ऐसे कैसे हो सकता है? किसी मोटिवेशनल स्पीकर की आपको जरूरत नहीं है, ऐसे रख लो 2-4 साथ, बस जो हिलाते रहे आपको हिलाते रहे। कम्युनिकेशन और एतमाद, कम्युनिकेशन के लिए फार्मूला याद रखना, नाइस, NICE, नाइस। एंड फॉर नेम, जब भी किसी से बात करो उसका नाम बार बार लेते रहो, बार बार लेते रहो। People are enjoyed and pumped up when they listen their name. लोगों को बड़ा मजा आता है अपना नाम सुनने में। उसका नाम लो, वो तवज्जो देगा आपके ऊपर। I for interest, दिलचस्पी रखो बात में, सुनो उसकी बात को गौर से, क्लूज दो ऐसे कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूं। और जब वो अपनी बात खत्म कर ले, आखिरी उसके जुमले 1-2 वो बोल दो उसके सामने, उसको पता चल जाएगा, गारंटी हो जाएगी बात पहुंच गई मेरी। एंड सी इज कंप्लीमेंट, कोई सच्ची बात जो उसमें खूबी है, ढूंढ के थोड़ा जिक्र कर दो उसका। एक बंदा मुझे कहता है, मुझे किसी ने कहा आप में बर्दाश्त बहुत है। कहा यकीन करें टके की बर्दाश्त नहीं है मुझ में, लेकिन अब आइंदा मैं जब उसके सामने जाऊंगा ना, मैं बर्दाश्त रखूंगा अपनी। चलो कोई अच्छा काम किसी ने तो शुरू कराया। एंड E इज फॉर आई कॉन्टैक्ट। घूरने को नहीं मैं कह रहा, घूरना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन एक अंदाज से उसको यूं देखना कि तवज्जो में हैं आप। और साथ हैंडशेक मजबूत होना चाहिए। हैंडशेक पहला इंट्रोडक्शन है आपका। कोरोना ने आकर दुनिया में हैंडशेक के बारे में बड़े शुबात पैदा कर दिए थे। बोन क्रशर ना हो, हाथ ऐसा पकड़ते हैं कि उसके बाद पूरी न्यूब्रॉल फोर्ट खानी पड़ती रात को, ऐसा दर्द यहाँ तक आ रहा होता। पता नहीं यही जगह मिली थी कोद दिखाने के लिए आपको। इसे कहते हैं बोन क्रशर, हड्डियां तोड़ देने वाला हाथ। और एक होता फिश लिम्ब, पता नहीं मुझे क्या ऐसा ही क्या कर रहे हैं आप, क्या कर रहे हैं, दबाएं इसको थोड़ा सा, तो वो भी नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी ए गुड फर्स्ट इंट्रोडक्शन। तो याद रखें, कनाडा के अंदर एक तहकीक हुई थी, 2000 इन्होंने इंसानी खसूसियात, इंसान की क्वालिटीज को एनालाइज किया और आखिर में बताया कि इंसान के अंदर सबसे जो बेहतरीन एक खासियत हो सकती है कामयाबी के लिए, वो यकीनन कम्युनिकेशन है। और आज के दौर में इंग्लिश का एक हब्बा है, अंग्रेजी जबान सीख सकते हैं आप। 67 मुल्कों की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। और अगर नॉन सॉवरेन स्टेट्स को मिलाया जाए तो ये तकरीबन 90 कंट्रीज बनती हैं जहां पर इंग्लिश एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है। कौन सी चीज आपने अंग्रेजी की सीखनी है? रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग।
जो आपके लिए फायदेमंद है, जो आपके कैरियर को बढ़ा सकती है, जो आपकी डिग्री को बढ़ा सकती है, सिर्फ वो सीखें और डट कर सीखें। मेरा एक क्लिप आया था, उस क्लिप पे मैंने एक जुमला बोला था। मैंने उसमें जुमला बोला कि अपने दिमाग को अल्फाज का गोदाम बना लो, अपने दिमाग को अल्फाज का गोदाम बना लो, ताकि जब तुम बोलो अल्फाज हाथ बांध कर तुम्हारे लिए खड़े हो कि हजरत हमें चुन ले। मुझे कमेंट आया कि किस तरह अल्फाज का गोदाम बनाए दिमाग को। इट्स वेरी सिंपल। मेरा टीचर था 5वीं या 6ठी क्लास में, वो डिक्शनरी याद करता रहता था, डिक्शनरी खोल के बैठा हुआ है। उस वक्त तो बात ठीक होगी, लेकिन आजकल ये बात इतनी ज़्यादा नहीं है। आज आप फंक्शनल वोकेबलरी याद करें, अखबार पढ़ें अंग्रेज़ी का, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा लफ्ज़ कहाँ इस्तेमाल हुआ, उसको लिख लें। उसका माना भी अंग्रेज़ी का माना अंग्रेज़ी में देखना, आपने अंग्रेज़ी का माना उर्दू में नहीं देखना। गूगल भी करेंगे तो वेबस्टर पे, मरियम वेबस्टर पे, ऑक्सफोर्ड पे, ऐसी डिक्शनरीज में देखना है। अब आपने इस्तेमाल करना वो लफ्ज़ जैसा लफ्ज़ अखबार ने इस्तेमाल किया था। दिस विल एनहांस योर कम्युनिकेशन। मेरे सामने एक चीज़ है और मुझे पता नहीं चल रहा ये क्या है, मैं उसको अल्फाज ही नहीं दे सकता, पागल हो जाऊंगा मैं। क्रिमिनोलॉजी की तहकीक है ये कि एक बंदा जिसके पास वोकेबलरी कम है, उसका जुर्म की तरफ ज़्यादा रुझान होता है। तो कम्युनिकेशन के अंदर सबसे अच्छा अंदाज क्या है कलाम का, कि आपके सामने वाला जो बंदा हो उसको समझ आ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। FCPS पार्ट 2 का पेपर होता है। इस पेपर के अंदर जिंदा मरीज अस्पताल से उठा के लाया जाता है और डॉक्टर के सामने बिठा दिया जाता है। अब पीछे 3 डॉक्टर देख रहे होते हैं कैमरे से, क्या बात हो रही है। डॉक्टर से कहते हैं करो बात, इसका इलाज करो। वो किसी गांव गोट से आई हुई माई भी हो सकती है, कोई पुराना बाबा हो सकता है जिसको ढेर सारी बीमारियां। अब डॉक्टर ने उससे बात करनी है और जो गुरु है वो देख रहे हैं। डॉक्टर उनसे अंग्रेजी में बात करेगा, बाबा तो अंग्रेजी में बात ही नहीं कर सकता। उसके अंदर जो बीमारी है, जो कैफियत है, जो फारा चढ़ रहा है, जो अजीब सा गुड़गुड़ हो रही है, वो अंग्रेजी में तो गुड़गुड़ की अंग्रेजी कोई नहीं है। क्या कहेगा वो? डॉक्टर मीन्स कि वो उसके लेवल पर आए, उसको अपने लेवल पे ना लेके जाए। वो चेक कर रहे होते, पंजाबी सिंधी आती है इसको, अकड़ तो नहीं रहा, बापे को मुतनफर तो नहीं कर रहा। अमेरिकन हॉस्पिटल में गांव से एक बाबा आया जिसने सारी जिंदगी बड़ा हॉस्पिटल नहीं देखा था, पुरानी बात है। वो जब आया, कपड़े सबने सेट पहने हुए, सैनिटेशन, सफाई, चमक रहे सब कुछ, डॉक्टर्स के ओवरऑल आना जाना लगा हुआ है। उसको बड़ी एहतियात से जगह बिठाया गया और बिठा के उसका वाइटल्स लिए गए, स्टेथ से उसकी हार्ट बीट चेक की गई, ऑक्सीमीटर से उसकी ऑक्सीजन सेचुरेशन चेक की गई, थर्मोमीटर लगाया। वो ये सारा माहौल देख के बड़ा खुश हो गया, बड़ा खुश हो गया, बहुत ज़्यादा फ्रेश हो गया। बड़ा डॉक्टर वहाँ से गुजरा, उसने उसकी शक्ल देखी, उसने कहा ये वही बंदा है जो भी आया था। कहा हाँ। कहा ठहर जाओ, इसका ऑपरेशन वगैरह नहीं करना, अभी दोबारा से टेस्ट कराओ। ठीक हो गया था, He was all right। माहौल देख के वो कहता है ये तो ठीक होने वाली जगह है, ठीक हो जाओ। दवाई थोड़ी ठीक करती है, आपके सेल्स आपको ठीक कर रहे होते हैं। अगर सेल्स को आप ऐसे प्रोग्राम कर दें कि सेल खुद ही कर दे ठीक आपको, तो ठीक हो जाएंगे आप। चाइना दावा कर रही है कि हमने सेल्स को खुद प्रोग्राम कर लिया है। तो कम्युनिकेशन के बारे में उम्मीद है आपने सुन लिया होगा। इट शुड बी वेरी मच केयरफुल। ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे हम, एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं तोहफे के लिए। जी, नमाज की शराइत कितनी है, कितनी और उनके नाम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम? जुहेब तारी काम? मैकेनिक है। नमाज के 6 शराइत हैं। तहारत, सतर औरत, इस्तकबाल किबला, वक्त, नियत, तकबीर तहरीमा। जवाब दुरुस्त है, तोहफा दे दे इनको। सुभान अल्लाह कहिए, एक दफा सुभान अल्लाह कहेंगे जन्नत में दरख्त लग जाएगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड आई एम इलेक्ट्रिकल पावर इंजीनियर। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आजकल इंटरनेट और यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा लोग पलक झपकने में पैसा कमा रहे हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आया के जो डिग्रीज़ और स्किल्स होती हैं, क्या इनकी कोई वक़्त नहीं, ये इररिलेवेंट होंगी? बैठ जाए।
जो सवाल कर रहे हैं कि इंटरनेट के ऊपर बहुत से ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो पलक झपकने में पैसा कमाते हैं, दिन रात नजर आते रहते हैं, और ऐसा लगता है कि अब डिग्री की और उसकी कोई वक़्त नहीं है, इसी तरह कर लो तो हम भी पैसा कमा लेंगे। रिमेंबर, सबसे पहली बात तो ये है कि आजकल इंटरनेट के ऊपर जो सोशल मीडिया का हवा बना हुआ है, नंबर 1 चीज़ उसमें जो डिसीविंग है वो है परफेक्ट लाइफ। ये एक नई, एक समझ लें एक क्लास ऑफ सेलिब्रिटी आई है जिसको हम इन्फ्लुएंसर कहते हैं। नौजवान लड़के हैं, फुल ऑफ एंथुसियाज्म है, इनकी फॉलोअरशिप बहुत ज़्यादा होती है, जो ये करते हैं लोग उसके पीछे लग जाते हैं। ये पहली चीज़ जो ख़राब कर रहे हैं वो ये है कि लगता है कि इनकी लाइफ बड़ी परफेक्ट है, ग्लैमर है, लग्जरी है, कांस्टेंट एक्साइटमेंट है, हर वक्त खुश ही खुश है। ऐसा नहीं हो सकता, इंसान हर वक्त खुश रह ही नहीं सकता। और जब घर देखते हैं, उसको देखा तो खुशी है, गाड़ी है, बंगला है, सहरे हैं, और घर में माँ बीमार है, बहन की शादी नहीं हो रही, बत्ती गई हुई है, यूपीएस खराब है। दिस इनइक्वालिटी क्रिएट्स अ बिग टेंशन एंड डिप्रेशन बॉम्ब इनसाइड योर माइंड। और दूसरा, परफेक्ट बॉडी, उसने तो लाख रुपए लगाया है अपनी बॉडी को अपने मेकअप के लिए, आप तो नहीं लगा सकते इस तरह। देयर इज अ मिसकंसेप्शन। और ये टोल उसके ऊपर भी आ रहा है, इन्फ्लुएंसर के ऊपर। क्या आ रहा है कि वो हर वक्त सुपरवाइज्ड है कि लोग मुझे देख रहे हैं, नया क्लिप बनाना है, नई कोई चीज करनी है, क्या करना है, इज ऑल्सो अंडर दैट टोल। और फिर पब्लिक और प्राइवेट लाइफ के दरमियान रेड लाइन खत्म हो गई है। बीवियों को ले आए, छोटे छोटे बच्चों को ले आए, ताकि ज्यादा अट्रैक्शन हो, ज्यादा व्यूज हो। ये चीज आम बंदे के लिए बहुत खतरनाक होती है। बाकी जो भाई ने सवाल किया, नंबर 1 बात देखें, पहली तो बात है प्रोबेबिलिटी। मुझे बताएं कितने चांसेस है इस बात में कि अगर आप सारा कुछ छोड़ के चाय लगाना शुरू कर दें और यूट्यूब पे वीडियो बनाएं तो आपके पास पैसा, इज्जत आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, नंबर 1। नंबर 2, जितनी इनकम का ये दावा करते हैं, जाके उनको देख लें, पूछ लें। मैं दावा करता हूं उसकी 1/10 इनकम भी इनकी नहीं होगी। इतनी इनकम नहीं मिल सकती इसके अंदर, पॉसिबल नहीं है। और नंबर 3, ये मैं मानता हूं कि मार्केटिंग टेक्निक इनकी अच्छी है, इनको डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग का समझ आ गया तो इन्होंने ये काम कर दिया। ये मैं मानता हूं, ये चीजें से सीखी जा सकती है। वरना ट्रेडिशनल एजुकेशन और प्रोफेशनलिज्म का क्या मुकाबला है? आप सारे मुझे बताएं, जो मैट्रिक से लेके पीएचडी तक बैठा है, मुझे बताएं, इल्म और सख्त हार्ड अर्न स्किल, जो इतनी मेहनत के साथ एक महारत आप सीखते हैं, क्या उसका मुतबादिल दुनिया की कोई चीज हो सकती है? इल्म का मुतबादिल कुछ है? मैं इस दफा का जुम्मे का बयान तैयार कर रहा था, मैंने बड़े बड़े इल्मी शख्सियत को पढ़ा, इमाम साहिबान को पढ़ा, ऐसे नामों को पढ़ा जो कि आफ्ताब की तरह जो रोशन है, हर मुआशरे में उनकी कदर है। मैंने जब सारे पढ़ लिए ना, मैंने सबको पढ़ने के बाद अपने आप से सवाल किया, हैरत थी यार, आज पैसा हर चीज का म्यार है, लेकिन जिन शख्सियात को मैंने पढ़ा, जुम्मे के लिए लिखा, मैंने किसी एक के बारे में भी नहीं सोचा कि इसके पास पैसा कितना है। जबकि इलॉन को, ज़करबर्ग को, वारेन बफेट को, जब मैं पढ़ता हूँ रिचर्ड ब्रैंसन को, यही देखता हूँ कि इनकी वेल्थ कितनी बड़ी है, कितनी कम हुई है। और जैसे ये मरेगा, इसके बाद अब जो दौलत लेकर आएगा मैं उसको पढ़ूंगा, इसको याद भी नहीं रखूंगा, इसने कोई ऐसा काम नहीं किया नुमाया कि मैं देख सकूं। तो ट्रेडिशनल प्रोफेशनलिज्म और ट्रेडिशनल एजुकेशन, इसका कोई मुतबादिल नहीं है। ये सीधी रोड है, इस रोड के ऊपर जाके सब चीजें गारंटेड है। अगर आप सोचोगे कि YouTube के ऊपर आऊँ मैं, मेरे घर में पिछले दिनों उलमा की दावत थी। एक दरस निज़ामी होता है, एक उसके ऊपर होता है, उसे कहते हैं तखस्सुस, जिसको आप अपनी ज़बान में स्पेशलाइजेशन बोलते हो। तखस्सुस के मैंने स्टूडेंट से बरकतें हासिल की। मेरे घर में 64 आए, 64 नामवर उलमा आए। मैंने उनसे ओपनली कहा, मैंने कहा याद रखना, अगर ये जहन है कि YouTube चैनल बनाना है तो देख लेना, ये कहना आसान है, करना आसान नहीं है। एक कुर्सी चाहिए होती है, उसके पीछे एक फट्टा चाहिए होता है, सामने एक मोबाइल चाहिए होता है, उस पर माइक लगता है, तैयारी होती है, क्लिप रिकॉर्ड होता है, एडिट होता है, अपलोड होता है, फिर दिन रात की फिक्र होती है कहां तक पहुंच गया। ऐसा ना हो कि आप क्लिप करने लग जाओ और फिर बाद में आपको ख्याल है काश इसकी जगह में वो काम कर लेता, वो ज्यादा सही था। गोल्डमैन सैक्स, जाओ सर्च करो इसको, गोल्डमैन सैक्स ये स्टैटिस्टिक्स निकालता है, इसके मुताबिक 80% यूट्यूबर यूट्यूब शुरू करने के 10 दिन, 15 दिन, महीने बाद भाग जाते हैं। सरमाया गया, 3.5 लाख का कैमरा है, व्यूज ही नहीं मिल रहे, क्या करें? स्टफ ही नहीं है, कंटेंट ही नहीं क्रिएट हो रहा। कभी झांसे में ना आना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माय नेम इज़ हाफिज़ आरिस एंड रनिंग अ क्लॉथिंग शॉप। मेरा क्वेश्चन सिर्फ ये है कि मेरे लिए इंस्पायरेशन सिर्फ आप हैं, ठीक है? मैं देखता हूँ कि आप दुनिया और आखिरत को दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। तो एज अ बिजनेसमैन मैं क्या हिकमत अमली अपनाऊँ कि दुनिया में भी काम कर सकूँ और आखिरत में भी अपने आप को बैलेंस लेके चल सकूँ, जिस तरह आप चलते हैं? मेरी इंस्पायरेशन सिर्फ आप हैं। तो आप मिले थे ना पैनोरामा में, माशाल्लाह, इनकी पेंटों की दुकान है,
खुश हो जाए सारे, हमारा इस्लामी भाई है उसी को क्या है माशाल्लाह। उधर भी बहुत मोहब्बत का इजहार इन्होंने किया, जिस वजह से मोहब्बत का इजहार किया अल्लाह इसका अजर इनको अता फरमा। भी बड़ा प्यारा सवाल किया यार, दोनों बंदे खड़े हुए थे, ऐसे खड़ा है, इसके साथ एक बंदा खड़ा, उसका नाम अकबर था, इसका नाम अकबर है, इसका नाम, इतना उसका डोला था, ऐसी छाती उसकी फूली हुई, और ये साथ खड़ा था मेरे जैसा था, स्लिम स्मार्ट। उसे कहता मैं और अकबर एक ही जिम में जाते हैं, जिम एक ही है हमारी, जिम के अंदर जाके इक्विपमेंट भी एक ही, एक्सरसाइज भी एक है, ट्रेनर भी एक है, मानना भी एक है, घर भी साथ साथ है, बरादरी भी एक है, दोनों जिम में जाते हैं, इसको चेक करो और मुझे चेक करो। तो उसने कहा ऐसा कैसे हुआ पता आपको? कहा कैसे हुआ? कहा अकबर जब जिम से निकलता है ना तो जिम को अपने साथ अपने घर ले जाता है, जिम को छोड़ के नहीं जाता वहां, जिम को अपने साथ अपने घर ले जाता है, वहां जाके जो एक्सरसाइजेस घर की हैं वो भी करता है, जो खाने पीने उनको भी एडजस्ट करता है, और इस तरह से अपने आप को स्ट्रांग करता है। मैं जिम को जिम में छोड़ जाता हूं और वैसे घर चला जाता हूं, खा रहा हूं आलू चिकन बर्गर सब कुछ चल रहा है, ये नहीं खाता ऐसे, क्योंकि जिस बंदे की वाकई जिस्म बना हुआ है ना उसका, या वो स्पोर्ट्स में आगे है या कुछ है, एक बात याद रखना, बंदा फोकस्ड है, ऐसे नहीं होता ये। करोड़ रुपया नहीं अरब रुपया लेके अमेज़न पे चले जाओ, क्या फिट बॉडी मिलेगी आपको वहां पे? नेवर। फिट बॉडी इज नेवर परचेज्ड, इट इज अर्न्ड। ये दिन रात की कोशिश से मिलती है। और अब मैं ये बात अकबर वाली मिसाल भाई को कहूंगा, मुझे ये बताएं जिस तरह अकबर जिम को जिम में छोड़ के नहीं गया, जिम को अपने साथ घर ले गया, दुकान पे ले गया, क्या इस तरह मेरा आज का मुसलमान जब मस्जिद से निकलता है तो मस्जिद के पैगाम को मस्जिद तक छोड़ जाता है कि घर भी लेके जाता है? जब वो लैपटॉप के पीछे बैठा होता है उसको ख्याल आता है कि मैं मुसलमान हूं और मैंने लैपटॉप इस तरह चलाना है कि मेरा रब भी मुझसे राजी हो जाए? वो अपनी बीवी के पास बैठा है, क्या उसको ख्याल आता है कि बीवी के साथ गुफ्तगू मेरी ऐसी हो कि मेरा रब भी मुझसे राजी हो जाए? मैं ईंटें उठाने वाला मजदूर हूं, असर पढ़ने आया था, असर का वो पैगाम मजदूरी के अंदर मैंने एम्बिप्ट किया। ताजिर के बारे में तो कितनी बड़ी बड़ी रवायात हैं, सच्चा ताजिर सिद्दीकीन के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह ने अपना दोस्त कहा उसको, जो तिजारत के अंदर सफाई रखता है, झूठ नहीं बोलता, बड़ा पाक साहब काम है। जो कुछ आप कर रहे हैं ना, जो कुछ आप कर रहे हैं, ये याद रखे जिंदगी एक है, दो नहीं है कि इस जिंदगी के अंदर मैं कमा लूं उसमें नेकी कर लेंगे। एक ही जिंदगी में दोनों को यूं एडजस्ट करके चलना है कि बैलेंस रहे, बैलेंस रहे। जो काम करे मैंने ये काम अल्लाह की रजा के लिए करना है। इस्लाम ने हर चीज की रहनुमाई दी है, चलने की भी रहनुमाई है, खाना खाने की रहनुमाई है, चबाओ तुम अपने नवाले को, इस बारे में रहनुमाई मौजूद है। तो याद रखें, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि हमने इस्लाम के असूलों के मुताबिक जब तक चलते रहे थे ना, ये काम सही रहा था, वरना फिर प्रॉब्लम होती चली गई। आज देख लें दुनिया में मुसलमानों का क्या हाल है। वजह क्या है? दोनों चीज़ों को सेपरेट कर दिया ना, इल्म और अमल को सेपरेट नहीं करना चाहिए था। 3 दफ़ा कुरान में आया, 3 दफ़ा, और इस्लाम ही गालिब आने वाला है। 3 दफ़ा इस्लाम ही गालिब आने वाला है। इस्लाम will supersede every other religion in this world। हर इज़्म को, हर रिलीजन को, हर स्कूल ऑफ थॉट को बना ही ऐसा ही है, ये छा जाने के लिए बना है। कोई दुनिया का फलसफा, तरबियत कामयाब नहीं हो सकती जब तक उसके पीछे शख्सी नमूना ना हो। देयर मस्ट बी आइडियल फिगर इन फ्रंट ऑफ यू। किताबें बहुत सी हो जाती है, वाज, तकरीरें, बड़ी लफाजी, एक तरफ कर दो इसको। अगर शख्सी नमूना नहीं है, काबिल अमल पैरवी का कोई म्यार नहीं है, बात कब्र में ले जाते हैं जिन्होंने कही थी। और मुझे बताओ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, आपकी एक एक अदा, एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज सुनो और पढ़ो। जब पढ़ोगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि क्या साथ है और क्या इस्लाम। एक क्वेश्चन इनसे कर लेते हैं। चलें, ये बताएं, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम क्या था? दादा के अबू जान का। आसान है यार, हमारे दरमियान भी घूम रहे हो, मेरे साथ होते हैं। अब बताएं। माय नेम इज़ गुलफाम अली और मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। नाम बताओ दोबारा। गुलफाम अली। गुलफाम, ये शहजादों का नाम होता है। गुड, थैंक यू। क्वेश्चन आपका है कि आप परदादा हाशिम जी पूछिए।
हाशिम। कॉन्फिडेंट बोलो यार, हार भी गए तो क्या होगा, सीखोगे ना। एक ऑप्शन तो कम हो जाएगी ना जिंदगी में, यार ये नाम उनका नहीं था, ये तो सीख लोगे ना। अगर हार गए तो, हारे नहीं हो, जीत गए हो, दे दो तोहफा इसको। अगला क्वेश्चन अवाम की तरफ से, आपकी तरफ से जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान नज़ीर। मेरा सवाल ये है कि हम दुआ मांगते हैं और जिस नीयत से दुआ मांगते हैं वो चीज़ पूरी नहीं होती, इस बारे में गाइड। वो जो काम, जो दुआ मांगी आपने, माशाल्लाह, बैठ जाए। बड़ा प्यारा सवाल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है कि जो दुआ मैंने मांगी पूरी नहीं हुई। अच्छा, इसका जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने सुनना और कोशिश करनी है समझने की। एक्चुअली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ नेचर। मैं लॉ ऑफ नेचर आपको समझाना चाहूंगा। देखो, यू आस्क्ड फॉर विजडम, आशु भाई राइट साइड पे, यू आस्क्ड फॉर विजडम, आपने अक्ल और दानाई मांगी, आपने अक्ल और दानाई मांगी, तो क्या होगा, दरवाजा खटखटाएगा कोई, टक टक टक, लो जी ये पैकेट पकड़ो, खोलो, इसके अंदर अक्ल और दानाई मौजूद है। ऐसा होता है? नहीं। आपने एहसास और हमदर्दी मांगा, आपने एहसास और हमदर्दी मांगा। अब क्या होगा, बाहर जाएं, उस फार्मेसी से टीका मिलता है एहसास का, लगवा लो एहसास आ जाएगा। ऐसा होता है? नहीं। आपने सॉल्यूशन मांगा, आपने ये चीज मांगी कि मुझे सब्र मिल जाए। अब सब्र कैसे मिलेगा? अच्छा, एहसास कैसे मिलेगा? जो मैंने एहसास का बताया, टीका नहीं लगेगा। आपके साथ ऐसे लोगों को वाबस्ता कर दिया जाएगा जिनके साथ रह के आपके अंदर एहसास पैदा हो जाएगा। हो सकता है कोई माजूर ऐसा आ जाए आपकी जिंदगी में, आपके वालिद साहब बीमार हो जाए बहुत ज्यादा, आपकी वालिदा को कुछ हो जाए, ऐसे होता है हर घर की ये कहानी। आपने सब्र मांगा, सब्र का टीका नहीं लगेगा, आप पे मुश्किलात डाल दी जाएंगी जो आपको सब्र करना सिखा देंगे। जिंदगी का जो ये फार्मूला समझ गया ना, यकीन करो वो कामयाब है, वो कामयाब है। दुआ जखीरा कर ली जाती है, दुआ के बदले आपको जन्नत की नेमतें अता कर दी जाएंगी। हो सकता है वही चीज आज आपके लिए फेवरेबल ना हो, दुआ को रोक लिया जाएगा, महीने बाद वही दुआ उसी तरह कबूल हो जाएगी, क्योंकि अब वो चीज आपके लिए फायदेमंद है। बच्चा कह रहा है मैंने ये चमकदार चीज लेनी है, चमकदार चीज लेनी है, मां नहीं दे रही, बच्चा चीख रहा है, मां को पता वो ब्लेड है, उसको तो चमक नजर आ रही है, मां को तो जख्म नजर आ रहा है। तो अल्लाह मां से कितने गुना ज्यादा प्यार करने वाला है। नेवर एवर आर्ग्यू, दुआ करें, प्रेशर न डालें कि अभी दुआ की तिजोरी भर जाए मैं खड़ा हो जाऊं। इट इज ए प्रोसेस, इट इज ए प्रोसेस। ये कायनात का फार्मूला जिसको समझ आ गया ना, वो हमेशा रूट को सही रखकर आएगा। जी, अब आपकी तरफ से क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीब है और मैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने कहना था कि हाउ टू बिल्ड अ टीम एज ए बिजनेस ओनर। हाउ टू बिल्ड अ टीम एज ए बिजनेसमैन। कि हम किस तरह, जिस तरह आपके कैमरा मैन हैं सारे हैं, तो हम किस तरह बिल्ड करें अपनी को। ये जो सोशल मीडिया का काम है खास तौर पे, कि सारे काम कह रहे हो? सोशल मीडिया, ऑनलाइन काम जो भी है। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। कारोबार के अंदर सबसे जो कॉमन चीज है ना, वो है रोना। हर बंदा रोता है, और बंदा रोता है, और वो ना रोए तो इसका मतलब उसका कारोबार ठीक चल नहीं रहा। एक लेबर बार आ गई, लेबर ने कहा जी हम तो पेंसिल बनाते हैं, आप मालिक बने बैठे हैं, पेंसिल तो हम बना रहे हैं ना, असल तो हमें पता चलता है, दिन रात पेंसिल बनाते हैं, आप वीगो डाले पर आ जाते हैं, इतना बड़ा आपका घर है, मालिक बने बैठे हैं। वो कहता बात आपकी ठीक है, आपका मेरा बड़ा गहरा रिश्ता, आप नहीं होंगे तो फैक्ट्री कैसे चलेगी। लेकिन एक बात तो सोचें, ये ज़मीन लीज पर ली किसने है? करोड़ों रुपया किसका दबा हुआ है? यहाँ पर अगर सैलाब आ गया, जलजिला आ गया, तो ये सारा पेंसिल बनाने की लकड़ी, ग्लू, सिक्का, वो जब डूब जाएगा नुकसान किसका होगा? प्रॉपर्टी टैक्स वाले आ जाते हैं, कौन पे करता है? आप अगर ना आए, फैक्ट्री कौन खोलेगा सुबह? सबसे आखिर में मुझे पेमेंट मिलती है, आप सबको पे करने के बाद मेरी बारी आती है। आप देख नहीं रहे कि कारोबार करना क्या चीज होती है? रोते हैं सारे, रोएंगे, ये पॉसिबल ही ना रोए। ये ना अंदर एक माइंडसेट होता है कारोबार का, वाकई हर बंदा नहीं कर सकता है। दूसरा, कारोबार में एक चीज आपको बताऊं, माफी फौरन, हाँ भाई है तो कुछ भी नहीं हो। कारोबारी आदमी जहां मतलब देखेगा माफी मांग लेगा, गिर जाएगा। 4-5 जाते ही है ना, शेख मेमन, ये
कारोबारी लोग हैं, मिले इनसे, उनके बच्चे में क्वालिटी देखिएगा आप क्या होती। बहरहाल जो सवाल आपने किया, ये मेरा बेटा है, ये जो अली है, ये जो खड़ा हुआ ये वो मेरा भाई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, ये हम्माद है, ये भी मेरे बेटों जैसा है, तीसरा बगदाद है, वो भी बेटा ही है, ओ मतलब वो सक्का बेटा है ये, और ये हाशिम भाई है, ये हमेशा से हमारे साथ है। टाइम लगता है टीम बनाने में, और सबसे पहले आपने टीम ही बनानी होती, यू कैन नॉट फ्लाई सोलो। जिस वक्त बिल गेट्स आया था मार्केट में, तो स्टीव जॉब ने उसको यही कहा था कि तुम आइडिया ले आए हो, मुझे ये बताओ तुम फाइनेंस को जानते हो, उससे कहा नहीं। कहा तुम मार्केटिंग को जानते हो, उसने कहा नहीं। कहा तो फिर तुम अकेले सिर्फ आइडिया लेकर आए हो। बिल गेट्स के पास एक आइडिया था, बेसिक प्रोग्राम किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया था, उसको कुछ टैक्स की रिबेट्स मिल गई थी और इंडिया के अंदर मार्केट उसको बड़ी मिली, उसने वहाँ पे पोलियो के कतरे पिला दिए जो उसकी फ्यूचर मार्केट थी, आज देख लें पूरी दुनिया उसकी मार्केट बन गई। दिस इज ए बिजनेस टेक्निक। टीम बनाएं, टीम बनाने के लिए आपके पास जज्बा होना चाहिए, और याद रखना कारोबार में सबसे बड़ी चीज़ पेशेंस है, बड़ी चीज़। बिल गेट्स ने वॉरेन बफेट से पूछा था तुम्हारी वर्थ $100 बिलियन है, कितनी बड़ी वर्थ है, $100 बिलियन। करते तो तुम कुछ नहीं हो, स्टॉक्स खरीदते हो, स्टॉक्स को रोक लेते हो, जब अच्छी कीमत आती है बेच देते हो, ये तो सारे लोग काम कर सकते हैं, सारे अमीर क्यों नहीं होते। उसने कहा लोग अमीर कैसे, सब होना चाहते हैं, कहा नहीं, वो चाहते हैं रातों रात अमीर हो जाए, जबकि अमीर रातों रात नहीं हुआ जा सकता, गरीब हुआ जा सकता है। बस उनके अंदर पेशेंस नहीं है, एकदम पैसा आया एकदम पैसा निकल गया। सबसे पहले इक्विटी बनाए, जो काम आप करना चाहते हैं उस काम में अपना इंटरेस्ट देखें। मेरा इंटरेस्ट था, मैं जिस वक्त सोशल मीडिया में आया मैंने निश को सर्व किया, निश को, निश मार्केट होती है, निश मार्केट है, हमने देखा जब रिस्पॉन्स आ रहा है आगे बढ़ते चले गए। छोटी विन ने हमें बड़ी विन की तरफ इनकरेज किया, सरमाया लगाने में मसला नहीं बना। आपको मैं बताऊं, मेरे इस वक्त तकरीबन 25 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं टोटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, लेकिन अभी भी मेरा ये सेकेंडरी काम है, प्राइमरी काम नहीं है मेरा ये, क्योंकि मैं इससे पैसे नहीं कमा रहा, प्राइमरी काम नहीं है। तो जब भी आप कारोबार का सोचें, अच्छे कारोबारी लोगों को पढ़ें, और बिल्कुल ये बात भूल जाएं कि मेरे में ये चीज़ नहीं है, आप में ये चीज़ है। आपके नबी का आपको फरमान है कि तुम्हारी रोजी के 9-10 हिस्से, उसमें से 10 में से 9 हिस्से कारोबार के अंदर। जहन बनाएं अपना, गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, एक दिन आगे चढ़ जाएंगे। अच्छा, एक सवाल का मैं आप सोचता हूँ आप जवाब दें। अच्छा, आप करेंगे, पहले सवाल पूछ लो, उसके बाद मुझे ये बताएं कि दरख्त लगाने के कोई से 2 फायदे मुझे बताएं, 2 बेनिफिट्स ऑफ प्लांटिंग ए ट्री। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरख्त लगाने के 2 फायदे हैं। एक हमें उससे छाँव मिलती है और एक हमें उससे फल मिलते हैं, उससे हमें एनर्जी आती है। माशाल्लाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। बेटी को दे दें, अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे, इसको सेहतमंद करे। ले जी, हमारे तरफ से आपके घर में तोहफा जा रहा है। ये वाहिद है इस वक्त जो अपने गालिबन 3 बच्चों के साथ आए हुए हैं, 3 सक्की औलाद के साथ ही आए। मैं भी हूँ वैसे, मेरे भी 3 बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, इनके भी हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला बरकत दे इसको। अस्सलाम वालेकुम सुभान भाई, मोहम्मद माज फ्रॉम यूटी लाहौर। सुभान भाई, मैं कह रहा था कि कुछ जनरल कोर्स और लाइफ लेसन आप देना चाहें एंड पे। तो लाइफ लेसन्स, बस ये हमारा आखिरी सवाल होगा, उसमें से आपके जनरल क्वेश्चंस लेंगे हम, उसके बाद फिनिश करते हैं। सबसे पहला लाइफ लेसन आज लेके जाना आप, ये जितना आपने सुना है ना जिंदगी में कि जो तुम में टैलेंट है तुम वही करो, जो तुम में खसूसियत है तुम वही करो, जिसका तुम्हें मजा आता है तुम वही करो, ये भूल जाएं। ये सबसे बड़ा झूठ है। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्ले बाय योर स्ट्रेंथ। जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो प्ले करो उसमें, नहीं तुम नया तजर्बा नहीं करोगे, तुम उसी एक कमरे में बंद हो जाओगे जबकि पूरा मेहनत तुम्हारे लिए। नई स्ट्रेंथ कैसे पैदा होगी? तुम टेस्ट नहीं करोगे, ट्रायल नहीं करोगे, आगे बढ़ के अटेम्प्ट नहीं करोगे, तो क्या होगा? नेवर प्ले बाय योर स्ट्रेंथ। मत ये कहो कि खास टेस्ट मेरा ये है तो मैं ये करूंगा, नेवर एवर। नए से नई फील्ड में जंप करो, महारत हासिल करो, फिर नई फील्ड में चले जाओ, वहां महारत हासिल करो, फिर नई फील्ड में चले जाओ। मजा नहीं आ रहा, 2 महीने जॉब की, मजा नहीं आ रहा। क्यों छोड़ी जॉब आपने? अच्छा नहीं लग रहा था। मजा क्या होता है? व्हाट इज मजा? हर प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मजा नहीं, सजा है। मजा तब आता है जब रिजल्ट मिलता है।
मजा तब आता है जब रिजल्ट मिलता है। बीच को देखो, बीच को दो मूवमेंट होती है, एवरी ट्री ग्रो इन टू ऑपोजिट डायरेक्शन, एवरी ट्री ग्रो इन टू ऑपोजिट डायरेक्शन। एक नीचे की तरफ बीज उग रहा होता है, ये लाइट के अवे डार्क में बीज के अंदर से जड़ें निकल रही हैं और वो अंदर जाती हैं और एक ऊपर जा रहा है। वो जो नीचे वाली मूवमेंट है ना, बड़ी खतरनाक है, डैम्प है, गीला है, डार्क है, अंधेरा है और रेजिस्टेंस है। जड़ बड़ी मुश्किल से जमीन में ये जगह पकड़ रही होती है ना, ऐसे से अंदर जा रही होती है। और जब वो हो जाती है अब ऊपर निकलता है, जहां पर रेजिस्टेंस कोई नहीं है ऊपर निकलेगा। और ये अपने में मिसाल लो, अगर तुम अंधेरे में बैठ के मेहनत नहीं करते, सबसे छुप कर मेहनत करने के आदी नहीं हो, रिवॉर्ड नहीं मिल रहा तब भी मेहनत करो अंधेरे में बैठ के, नहीं करोगे तो ऊपर वाली शाख कैसे निकलेगी। तुम चाहते हो कि मैं लंबा हूं, जिस तरह वो दरख्त लंबा था, लाइट रोशनी में हूं, फल निकले मुझसे, लोग मुझसे साए से फायदा उठाएं। जब ये चाहते हो ना तो जमीन के नीचे उगना पड़ेगा। यू हैव टू ग्रो इन डार्क इफ यू वांट टू ट्विंकल लाइक ए सन, ये आपको करना पड़ेगा। तो याद रखना, ये जो आपका लाइफ एक्सपीरियंस आपने पूछा, एक तो चीज ये, दूसरी चीज इसमें मैं खत्म करता हूं बात को, ये मत कहो कि ये मैं नहीं कर सकता, ये कहो मैंने अभी तक नहीं किया। ये मत कहो मैं ये नहीं कर सकता, ये कहो मैंने अभी तक ये नहीं किया। टेस्ट करो, ट्रायल दो उसको। एक दफा जब उसके पास जाओगे, वो काम करने की कोशिश करोगे, काम हो जाएगा, थोड़ी सी देर लगेगी, मुश्किल कोई वर्ड नहीं होता। मैं एक लफ्ज बोलता हूं, लेबिरिंथ, किसी को इसका मतलब पता है लेबिरिंथ का? बोलना नहीं, हाथ खड़ा करना। लेबिरिंथ, लेबिरिंथ ये मुश्किल लफ्ज है आपके लिए, आप ऐसे एक हाथ भी खड़ा नहीं हुआ, ये अंग्रेजी जबान का लफ्ज है, इसका मतलब क्या है? लेबिरिंथ। ये आपके लिए मुश्किल है क्योंकि आपको नहीं पता। मैं बताता हूं, इसका मतलब है मेज, भूल भुलैया, मेज, भूल भुलैया। लेबिरिंथ का लफ्ज अब मुश्किल है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मुश्किल वो चीज होती है जो आपको नहीं आती, और जब वो आ जाती है मुश्किल का लफ्ज हट जाता है। मुश्किल इज व्हाट विच यू डोंट नो। आप जनरल को क्वेश्चन करना चाहे तो कर ले, फिर कुरानदाजी करते और खाना आपके लिए। जी जी बेटा, आप जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मेरा नाम गुलफाम अली और मैं सीए का स्टूडेंट हूँ। सर मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे कि हमारे दीन में भी है और हमारे उलमा इकराम भी कहते हैं कि बंदे को ना जल्दी से जल्दी 18, 19, 20 साल की उम्र में शादी करनी चाहिए, लेकिन जो जैसा हमारा एजुकेशन सिस्टम है, ये जैसे कोई बंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जैसे मैं सीए का स्टूडेंट हूँ, तो 25-26 साल से पहले तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके बारे में कोई बताएंगे, गाइड करें तो कैसे पहले पॉसिबल है? करनी शादी? मैं जनरल सबकी नुमाइंदगी कर रहा है। नहीं, जोर भी हो सकता है कि कर लो शादी अब, और बहुत बड़ी वजूहत हो सकती है, उम्र आपकी ऐसी है, और मुझे इसमें इतराज़ कोई नहीं है। अल्लाह ताला आपको बरकत दे, आपका सवाल अच्छा है। मेरी शादी 25 साल की उम्र में हुई थी। अभी मेरा ये बड़ा बेटा है, अक्सर का लोग देख कहते हैं आपका छोटा भाई है, ये मेरा बेटा बड़ा, ये उससे छोटा बेटा है। 25 साल एक अच्छी एज है जिसके अंदर मैंने ये क्यों चुनी थी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शादी पहली थी वो 25 साल की उम्र में हुई थी। इससे सुन्नत नहीं बन जाता ये, लेकिन एक आबाद थी। और आज के दौर में जारी बात है, जब आप किसी लड़की को ब्याह के लेकर आते हैं तो सबसे पहले तो अखराजात, घर की मैनेजमेंट वो देखी जाती है। तो 25 साल की उम्र तक एक मेच्योरिटी लेवल आ जाता है। 18 साल की उम्र में शादी हो जाए ये है तो बहुत आइडियल, लेकिन मुआशरे को देखना होता है और सारी बात देखनी होती है। अगर एक बंदा शादी के असबाब नहीं पाता तो उसे चाहिए वो रोज़े रखे, ये भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है। और अगर वो इसरार कर सकता है, उसने अपने आप को इतना डेवलप कर लिया है, तो वो इज़्ज़त और अदब के साथ अपने माँ बाप को इस बात पर मनवाए। मैंने बहुत से लोग ऐसे देखे जो 18-19 साल में शादी कर लेते हैं और फिर वो पढ़ते भी रहते हैं आगे। देखे ना, उसने बड़ी प्यारी बात की, उसने कहा यार एक बंदा CSS की तैयारी कर रहा है, वाकई CSS की तैयारी कर रहा है, और बड़ा संजीदा होकर CSS की तैयारी कर रहा है। अभी आसान तैयारी तो नहीं होती, आपको पता है। अब उसके दौरान उसका कोई चक्कर चुक्कर चल गया। अब अगर तो वो जब मुलाकातें करता है तो मुलाकात के दौरान GDP डिस्कस होती हो या इकोनॉमी डिस्कस होती हो, फिर तो चलो सपोर्ट हो रहा है, वरना तो उसने फजूली चीज़ खोल ली ना। फिर एक दिमाग तो एक ही है, उस दिमाग में एक ही चीज़ में रहना, या CSS रहेगा या वो रहेगी, कंफ्यूज हो जाएगा ना वो। अब ये चीज़ को देखना है कि जब आपका लाइफ गोल एक बन जाए तो आप वही काम करेंगे जो आपको उस लाइफ गोल की तरफ लेके जा रहा है। आजकल मफलूत माहौल है,
कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लड़कियां भी होती हैं, लड़के भी होते हैं, और कोई भी ऐसा नहीं है कि वो ये दावा कर सके कि लड़की बैठी हुई है और मेरे अंदर कोई तहरीक पैदा नहीं हो रही, मैं अट्रैक्ट नहीं हो रहा। अगर कोई ऐसा दावा करने वाला यहाँ है तो फिर मैं उसको मशवरा देता हूँ वो इलाज करवाए, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। पहले इलाज करा ले ताकि वो सिक्योर हो जाएगा फिर। तो ये इस चीज़ का एक ये हल है कि आप हौसले रखें, जितना बच सके बचने की कोशिश करें। ये आपके साथ अब्दुल्ला खालिद भाई बैठे हैं, नवाबशाह से इंजीनियर है ये, और इसका बड़ी अच्छी जगह पर जॉब कर रहे हैं, दावत इस्लामी पंजाब यूनिवर्सिटी के निगरान है, मेरे दिल का चैन है। इन्होंने 4 साल नवाबशाह में गुजारे यूनिवर्सिटी के अंदर, 4 साल इन्होंने बयानात करवाए, वहाँ मशहूर थे, मेरा बयान करवाया इतना बड़ा। तो ऐसे भी यूनिवर्सिटी में रहा जा सकता है। बहरहाल माँ बाप आपसे बहुत ज़्यादा सिंसियर है, याद रख लेना, मैं खुद बाप हूं, नहीं आपका बुरा सोच सकते। और ऐसे दोस्त से बच के रहना, खुदा की कसम, ऐसे दोस्त को अपने पास ना आने देना, वो दोस्त जो आपको माँ बाप से बागी करता है। ओ यार तेरे मम्मी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्यों नहीं कहना चाहिए था? मम्मी है वो, 100 दफा कहे। ओ तेरे पापा बाकी बड़े अच्छे हैं, उनको ये नहीं कहना चाहिए था। तू कौन है जज करने वाला कि पापा को यूं नहीं कहना चाहिए था? तूने तो नजर भी नहीं आना और उसे अपने खून का आखिरी कतरा दे के मुझे बचा लेना है। दे आर वेरी मच सिंसियर। कभी कभार उनका अपना ऐसा होता है ना, यानी जिस तरह भाई ने कहा, आप सब समझते हैं पैसा भी इतना नहीं आया, दूसरे को क्या मुंह दिखाएंगे, शादी एक खास तरीके से होनी चाहिए, कम से कम 1 मिलियन तो लगे, मेरा बेटा ऐसा है, तो इस तरह करके एक जहन बन जाता है। तो इस जहन का उनको समझाया जा सकता है और अच्छे तरीके से कायल किया जा सकता है, चाहे थोड़े नाराज हो जाए, अगर शादी हो जाए तो ठीक है। बहरहाल होनी जल्दी चाहिए, मैं इसके हक में हूँ। और जी, My name is Amish Shahid and I have done intermediate from FC College and I am doing currently Bachelor's of Law from Kaiserism Law College. गवर्नमेंट की जितनी भी जॉब्स हैं या जितने भी इसके डिपार्टमेंट्स हैं, एक्साइज, टैक्सेशन, पुलिस एंड एवरीथिंग, सो सर इन लोगों ने निज़ाम एक ऐसा बना लिया है कि रिश्वत को उन लोगों ने कंपलसरी समझ लिया है। सर इस चीज़ को और रिश्वत को वो लोग अपना हक समझ के लेते हैं। तो मैं इस चीज़ को, इस माहौल को मैं देख रहा हूँ, बिकॉज इस लॉ के अंदर मुझे ऐसे केसेस को सामने करने के लिए मिलते हैं और ऐसे ऐसे लोगों के साथ वाबस्तगी बढ़ती है कि जो भी अपने लीगल, जिनका एक लीगल लिटिगेशन अपने प्रॉपर प्रोसीजर से फॉलो करना चाहते हैं, उनको भी एक सेकंड मेथड जो कि एक रिश्वत का नाम दे रहे हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। इस निज़ाम को हम कैसे ठीक करें? माशाअल्लाह, अच्छा सवाल है और दुरुस्त सवाल है कि पूरे के पूरे निज़ाम के अंदर में ख़राबी नज़र आती है। इस सूरत हाल में सबसे अच्छा तरीका ये है कि मैं और भाई और हम सब इनफरादी तौर पर अपने तौर पे उस काम से बचें। मिसाल के तौर पे रात का वक्त है और सिग्नल बंद है, लाल हुआ है, हम कोशिश करें कम से कम हम रुक जाए, कोई और रुके ना रुके। ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब पूरा निज़ाम ख़राब हो तो उस निज़ाम के अंदर खड़े होकर आप हक का नारा बुलंद करें और कोशिश करें आगे चलने की। ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं समझता हूँ इंसान से जुड़ा हुआ है। और ये रिश्वत वाला जो केस है, इसमें उलमा से रहनुमाई ले ली जाए कि एक बंदा जो बिल्कुल जायज़ काम अपना करवाना चाह रहा है और अब वो पैसे दिए बगैर नहीं हो रहा, तो 2 बंदे इसमें इन्वॉल्व हो गए, एक वो जो पैसे ले रहा है और एक वो जो इंतहाई मजबूरी में दे रहा है। अब इसमें दोनों पे हुक्म क्या मिलेगा, ये उलमा से हम पूछेंगे। पिछले दिनों मेरी मस्जिद में एक भाई आए थे, वो उम्रे का था और उम्रा उन्होंने करना था और बाकी इस तरह से दूसरा वीज़ा नहीं मिल रहा था और उसके लिए कुछ ऐसे मामला आ रहे थे, तो उलमा ने उनको गाइड किया था कि अब वाकई आपका जाना भी ज़रूरी है, कोई अम्मी का मसला बना था, वहाँ पे हेल्थ का इशू था, अब आप अगर नहीं देंगे पैसे तो आप नहीं जा सकते, तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी इसमें। इस ख़ास केस में तो ये जवाब है। वरना एक बात याद रखें, आप अपने तौर पे ज़रूर तहिया करें, मैदान छोड़ के ना भागे कि पाकिस्तान में बहुत ख़राब है, मैं जर्मनी चला जाता हूँ। वहाँ जाके आप सबसे पहले लाइन में खड़े होते हैं, पाकिस्तान में आप लाइन में खड़े नहीं होते। वहाँ जाके आप लाइसेंस बनाने के लिए कितने जतन सहते हैं, यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपये दे के लाइसेंस बनवा लेते हैं। आप अपना रवैया देखिए दोनों जगहों पर कैसा है, भागे ना। इसकी रिफर्बिशमेंट के लिए जो कुछ आप कर सकते हैं वो आप करें। चाइना की एक कहावत है कि पूरी दुनिया को साफ देखना चाहते हो तो सिर्फ अपनी गली को साफ कर दो, पूरी दुनिया साफ हो जाएगी। अपने तौर पे करें। और एक जुमला याद रखें, और वो जुमला है अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। ये जुमला लिख लें, अपने दिल पर गूंज पैदा कर लें, कहीं भी जाएं, कुछ भी करने लगे, ये जुमला गूंजे, अल्लाह देख रहा है।
कोई देखे ना देखे, मेरा अल्लाह देख रहा है, इंसान उसके अंदर एहतसाब के दायरे में आता है। लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम ख़त्म करते हैं। अस्सलाम, माय नेम इज़ डॉक्टर मारिक गुलजार, असिस्टेंट प्रोफेसर किंग फारूक यूनिवर्सिटी। मेरा सवाल ये है कि किसी भी चीज़ को सीखना होता है या आप मोटिवेशन लेते हैं तो आपको टाइम चाहिए होता है। आप बुक पढ़ रहे हैं तो उसके लिए आपको बुक शुरू से एंड तक पढ़नी पड़ती है, कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ना पड़ता है, या इसके अलावा आपको बयान सुन रहे हैं, लेक्चर सुन रहे हैं, उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है 1 घंटे का, 1.5 घंटे का। लेकिन आजकल देखा गया यूथ में जो ये टाइम है ना बुक रीडिंग का या लिसनिंग का, वो बड़ा कम होता जा रहा है। मीन्स वो बहुत बड़ी जल्दी हो जाते हैं। पहले 1 घंटे बाद होते थे, उसको कम करके 45 मिनट, 30 मिनट्स, 5 मिनट, अब बल्कि 30 सेकंड्स में ही वो कहते हैं कि हमें मिल जाए, पता चल जाए बस ना। तो इसको आप क्या समझते हैं कि कैसे उनको चाहिए कि बोर ना हो और कम से कम उनको टाइम चाहिए कि वो कोई चीज़ सीखना है तो उनको टाइम लगाएं? देखिए, इसके लिए तो मार्क जकरबर्ग के साथ बैठना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा खुदा का वास्ता रीलें ख़त्म कर दें, ना रीलों ने हमें बर्बाद कर दिया है। अब देखिए ना, मसला क्या है, अब रील देखते हैं पहले में कुत्ता नाच रहा है, दूसरी रील देखते हैं गज़ा में बमबारी हो रही है, तीसरी रील देखते हैं अमेरिकी सदर की बात हो रही है, चौथी रील देखते हैं खाना पक रहा है। अब इतना जल्दी स्विच ओवर होना, इंसान का दिमाग इतना कंपैटिबल नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को और चेंज होती इन्फॉर्मेशन को अपने अंदर जुगाली कर सके, वो कंफ्यूज हो जाता है। और जब भी वो कोई बुक पढ़ता है, बुक बहुत बड़ी होती है, पेपर देने बैठता है, पेपर 3 घंटे का होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की रिसर्च के मुताबिक इंसान का रिटेंशन और अटेंशन स्पैन बहुत कम हो गया। इंसान अब ज़्यादा देर तक तवज्जो नहीं दे पा रहा इन्हीं शॉर्ट ड्यूरेशन के इल्म की वजह से। और एक और बहुत बड़ा नुकसान इस इल्म का ये हो रहा है कि इल्म पूरा नहीं मिलता, बहुत थोड़ा मिलता है और अपने आप को लामा फामा या उस फील्ड का माहिर समझने लगता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि हम बुक रीडिंग की आदत बनाएं। बुक रीडिंग इसका सबसे बेहतरीन हल है। और किताब पढ़ने की आदत हमेशा बचपन से पैदा होती है। बड़े होकर मेरी ज़िंदगी में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने किताब पढ़ना शुरू की। आजकल के दौर में पॉडकास्ट होते हैं, पूरा एक 1.5 घंटे का एक क्लिप होता है, मूवी होती है, उसको वही देखता है आमतौर पे जिसको ज़रूरत होती है। डॉक्टर साहब सऊदी अरब से आए हैं और वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर है और एक अच्छे खासे ओहदे पर है। अब डॉक्टर साहब की पब्लिकेशंस पूरी दुनिया में जा रही हैं, इनकी पब्लिकेशंस बहुत ज़्यादा है। अब ये मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग के अंदर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई होगी वो तो शायद पूरी ये सुन लें, और किसी मौजू के बारे में होगी तो शायद ये पूरी ना सुन सके। वैसे ये सुन लेंगे, इनकी आदत है, लेकिन अपने इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए माइंड को प्रैक्टिस देनी पड़ती है। आपका दिमाग आपका गुलाम है, आप दिमाग के गुलाम ना बने। कोशिश करें अपने दिमाग को उस नहज पर लेकर आए जहां पर इल्म पूरा हासिल हो। और यहां पर एक बात मैं कहूंगा, फिर बात को खत्म करता हूं, काम को अधूरा ना छोड़े, कभी भी अधूरा ना छोड़े। यकीन करें, ऐसा सबक है ये। मैं जब अपनी रिसर्च कर रहा होता हूं ना, तो पूरी रिसर्च पढ़ते आखिरी पैरे में आके पता नहीं दिमाग को क्या हो जाता है, दिमाग कहता है इसको छोड़ दे, समझ तो आ गया सारा। होता कि नहीं ऐसा? बिल्कुल जब मंजिल करीब पहुंच जाए इंसान लेजी पड़ जाता है कि यार चलो हो जाएगा। नहीं, खत्म करना है। एक एथलीट के बारे में मैंने सुना कि वो चक्कर लगा रहा था, वर्ल्ड क्लास एथलीट था, चक्कर लगाते उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो गया। इतना दौड़ा, कहता कोच मैं गिर गया, मैं मर गया। कोच कहता आखिरी चक्कर जरूर लगाना है तूने। कहता मैं मर गया, मैं गिर गया। कहा मर जा, चक्कर आखिरी जरूर लगाना है तूने, मर जा, चक्कर आखिरी जरूर लगाना है। छोटी बात नहीं है, मुंह से खून गिर रहा है, भाग रहा है, मुंह से खून गिर रहा है। और जब उसे चक्कर लगाया, किसी ने पूछा कोच साहब दिमाग ठीक है, बंदा मर रहा है। कहता तुम्हें ये नहीं पता कि ये आखिरी चक्कर वो चक्कर है जिससे उसको वर्ल्ड चैंपियन बनाना है। ये लास्ट चक्कर वो है जिससे ये वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। उसी चक्कर में सारी मेहनत लग रही होती है। घोड़े की दौड़ हो या किसकी दौड़ हो, घोड़े जब दौड़ में ना, मैंने पढ़ी ये चीज, ये साइंस, घोड़े की दौड़ में आखिरी जो फुट होते हैं उसमें तेज दौड़ने वाला घोड़ा तैयार किया जाता है जो थके ना, आखिर में आके तेज, क्योंकि आखिर में सब तेज हो जाते हैं। तो नेवर डू इट विदाउट फिनिशिंग। फिनिश जरूर करना सीखना, काम मुकम्मल करो, इतनी तसल्ली मिलेगी, इतनी खुशी होगी, फिर आगे बढ़ो।